हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सावित्री सावित्री स्मार्ट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के जो बायोलॉजी का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आपका जैव प्रक्रम और पोषण। इनके जो हम 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, पोषण क्या है। तो पोषण क्या होता है? तो पोषण जो होते हैं, क्या भोजन बनाना? तो ये भी गलत है आपका। भोजन को संग्रहित करना, ये भी गलत है। ऊर्जा को व्यर्थ करना, ये भी गलत है। तो पोषण जो होता है, भोजन प्राप्त करना और उसका क्या करना, उपयोग करना। यानी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव जो होते हैं भोजन को प्राप्त करते हैं अपने मूल स्रोतों से या अपने भोज्य स्रोतों से, और उनका उपयोग करते हैं ताकि उससे क्या निकल सके, ऊर्जा निकल सके, और जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, समय समय पे करते हैं। और इसी को हम क्या कह देते हैं, पोषण। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, भोजन प्राप्त करना और उसका उपयोग करना। तो इस वीडियो में जो है हम लोग क्या काम करेंगे, हर एक क्वेश्चन का जो है डिटेल में बात करेंगे कि ये इसका आंसर कैसे आया है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, उसको क्या कहा जाएगा। सेम ही क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन है। तो उसको क्या कहा जाता है, पोषण। अब हम जो है बाकी ऑप्शन को देखेंगे। तो अगला क्या आपका सर, श्वसन। श्वसन क्या होता है? तो श्वसन, ध्यान दीजिएगा, श्वसन। तो श्वसन एक जो होता है कोशिकीय, ये आपका कोशिकीय प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया आपका सर, कोशिकीय प्रक्रिया है। कोशिकीय प्रक्रिया है। इसमें क्या होगा कि जीव जो होते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन जाती है, और ये कोशिका के अंदर ऑक्सीजन कहां पर जाती है, तो ये जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज का विखंडन होगा। और जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो इससे क्या निकलती है, इससे निकलती है एटीपी ऊर्जा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कर देते हैं, श्वसन। पाचन क्या होता है? तो पाचन देखिए कि पाचन क्या होता है, जब जटिल पदार्थों को, जटिल भोज्य पदार्थ यानी भोजन वाले पदार्थ, जटिल भोज्य पदार्थ को जब सरल पदार्थ में बदला जाएगा, जब सरल पदार्थ में बदला जाएगा, इसी प्रक्रिया को हम क्या कर देते हैं, पाचन। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग रोटी चावल दूध दही खाते हैं, तो इसको हम लोग क्या काम करते हैं, उसको पचाते हैं। तो पचाते हैं का इसका मतलब क्या हुआ, इनसे हम विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, इन सबको, यानी कि इन सभी पदार्थ, यानी जो हम खाए हुए हैं, इसको इन सब पदार्थ में बदलते हैं। यानी किस में बदलते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, इन सभी में बदलते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है पाचन। और ये जो बदलती है, ये जो जटिल भोज्य पदार्थ को हम सरल भोज्य पदार्थ में बदलते हैं, तो किसकी हेल्प से बदलते हैं, तो एंजाइम्स की हेल्प से बदलते हैं। किसकी हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से। नेक्स्ट है आपका परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब क्या होता है, रक्त का परिवहन, रक्त का परिवहन। पहले इसको मिटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, परिसंचरण का अर्थ क्या होता है। परिसंचरण का अर्थ होता है रक्त का परिवहन करना, रक्त का परिवहन करना। यानी हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में क्या हो रहा है, रक्त का परिवहन हो रहा है। रक्त जो होगा एक अंग से दूसरे अंग में जा रहा है। इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, परिसंचरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, पोषण। आगे आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य में पोषण का प्रकार। तो मनुष्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं कि परपोषी होते हैं। स्वपोषी का अर्थ होता है जो अपना भोजन क्या बनाए, स्वयं बनाए, जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा। और परपोषी का अर्थ होता है जो दूसरे पर निर्भर हो, जो दूसरे पर निर्भर हो भोजन के लिए। इसी को आप क्या कहिएगा आपका सर, परपोषण या परपोषी। तो बताइए मनुष्य कैसे है, तो मनुष्य होते हैं आपके सर परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, परपोषी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। तो अब बात आएगा बाकी ऑप्शन। अगला आपका सहजीवी। सहजीवी जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि दो जीव आपस में साथ साथ रहेगा और एक दूसरे को लाभ पहुंचाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखा होगा या देखे होंगे इसके बारे में, यानी कि एक सहजीवी जो होता है, इसका उदाहरण आपका दलहनी पौधे, दलहनी पौधों में। तो दलहनी पौधे के जड़ों के अंदर, दलहनी पौधों के जड़ में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। उस बैक्टीरिया को कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहां पर ये पौधा, यानी दलहनी पौधा और ये बैक्टीरिया दोनों साथ साथ रह रहा है। तो
इस संबंध को क्या कहा जाता है? सहजीवी। इसका मतलब क्या होता है कि दलहनी पौधा जो है इस बैक्टीरिया को क्या देता है? आवास देता है, यानी कि उसको घर देता है। और जबकि राइजोबियम बैक्टीरिया इस दलहनी पौधों को क्या देता है? तो ये आपका नाइट्रोजन देते हैं, यानी नाइट्रेट देते हैं इसको, यानी नाइट्रोजन पोषक तत्व उसको प्रदान करते हैं। ठीक है, अब बात आएगा मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में क्या होता है कि जो जीव जो होंगे वो सड़े गले पदार्थों से या सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन जो प्राप्त करेगा उस जीव को क्या कहा जाएगा? मृतजीवी। जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, ये सारा का सारा क्या है? मृतजीवी। मृतजीवी में आपका जो है बिहार बोर्ड में एक पूछा जाता है, उसका नाम है आपका सर मशरूम। मशरूम के अंदर भी जो होता है कौन सा पोषण पाया जाता है? मृतजीवी पोषण पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में पोषण का प्रकार होता है। तो हरे पौधों में पोषण का कौन सा प्रकार होता है? तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण का उदाहरण है। तो स्वपोषी पोषण का उदाहरण कौन सा होगा? मनुष्य के अंदर कौन सा पोषण पाया जाता है? तो ये परपोषी होते हैं, और इनमें परपोषण का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो प्राणी संपोषी पोषण। इसके अंदर कौन सा पोषण पाया जाता है? प्राणी संपोषण पाया जाता है। नेक्स्ट, हरे पौधे जो होते हैं ये कैसे होते हैं आपके सर? ये स्वपोषी होते हैं। अमीबा के अंदर भी कौन सा प्रक्रिया पाया जाता है? ये भी प्राणी संपोषी पोषण होते हैं, यानी कि ये भी कैसे होते हैं आपके सर? परपोषी होते हैं। मशरूम जो होता है सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन प्राप्त करते हैं, तो इसके अंदर कौन सा पोषण पाया जाता है? मृतजीवी पोषण पाया जाता है। मृतजीवी पोषण पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाता है? तो वो हो गया आपका सर हरे पेड़ पौधे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परपोषी जीव भोजन प्राप्त करते हैं। तो परपोषी जीव किससे भोजन प्राप्त करेगा? ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, यानी परपोषी जीव जो होता है किस पे निर्भर रहता है? आपका दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर बी नंबर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगर हरे पौधे अपना भोजन बना रहे हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आपका सर? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है एक जैविक प्रक्रिया होता है, जिसमें 4 कच्चे पदार्थ, कितने पदार्थ की जरूरत होती है? 4 पदार्थ की जरूरत होती है, जिसमें इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्लोरोफिल। फिर अगला आ जाएगा आपका सर क्लोरोफिल क्या काम करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो अगला आ जाएगा आपका सूर्य का प्रकाश। दूसरा आएगा आपका सर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। एंड तीसरा आएगा आपका सर जल यानी कि H2O। ये 4 कच्चे पदार्थों की मदद से जो होता है पौधे जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आपका सर? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और भोजन में क्या बनाएगा? भोजन में बनाएंगे ग्लूकोज, और उत्पाद के रूप में क्या मुक्त करता है? तो वो करता है ऑक्सीजन। ये उत्पाद के रूप में मुक्त करेगा, और भोजन में क्या बनाता है आपका? ग्लूकोज, जो शर्करा के रूप में स्टोर रहती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ी है, ये बात सही है, अभी लिखा है। जल भी जोड़ी है, सूर्य का प्रकाश भी जोड़ी है, लेकिन ऑक्सीजन जोड़ी नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये तीनों चीज जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए जोड़ी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर डी नंबर, ऑक्सीजन जोड़ी नहीं होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में बनने वाले मुख्य उत्पाद क्या है? तो मुख्य उत्पाद क्या होता है आपका सर? ऑक्सीजन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्य उत्पाद अगर पूछा जाए तो क्या दीजिएगा? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में उत्सर्जित गैस, क्या कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो नाइट्रोजन तो नहीं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये लिया जाता है। निकलता बाहर कौन है आपका सर? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सर सी नंबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जाहिर सी बात है पौधे के किस भाग में होता है? तो ये पत्तियों के अंदर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सर सी नंबर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल पहले देखें कि प्रकाश संश्लेषण कहां पर हो रहा है? तो पत्तियों में हो रहा है। तो पत्तियों में हरा कलर का वर्णक पाया जाता है। यानी पहले सुनिए, पत्तियों के अंदर एक कोशिका पाया जाता है, जिस कोशिका को कहते हैं मीसोफिल सेल। इस मीसोफिल सेल में
पाया जाता है प्लास्टिड, जिसको क्या कहा जाता है, लवक। और ये कौन से लवक होते हैं, तो ये होते हैं हरित लवक। हरित लवक जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यहां पर बात आएगा क्लोरोफिल होते हैं तो किसके अंदर होते हैं, तो पत्तियों के हरित लवक में होते हैं। कहां होते हैं, पत्तियों के हरित लवक में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखो, अमीबा में जो भोजन ग्रहण की जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में जो है अमीबा, अंतर्ग्रहण में जो अमीबा जो है, अमीबा का आकार आप लोगों को पता होगा कि अमीबा का आकार जो होता है अनिश्चित होता है। ये किसके कारण होता है, तो कूटपाद के कारण होता है। कूटपाद जो इसका बाहरी झिल्ली होता है। ठीक है, इसके अंदर एक सिर्फ केंद्रक पाया जाएगा। मेनली क्या पाया जाता है, केंद्रक होते हैं जो इसको कंट्रोल करता है। अब होता क्या है कि भोजन, अगर भोजन है, ये मान लेते हैं ये भोजन है, इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ये भोजन है, तो ये भोजन को जब ये अपने बॉडी के अंदर लेगा, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अंतर्ग्रहण। फिर इसका क्या किया जाएगा, पाचन। जब पाचन हो जाएगा उसके बाद किया जाता है स्वांगीकरण, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया है। इसके बाद क्या किया जाता है, स्वांगीकरण, या इसको हम इंग्लिश में हम क्या कह देते हैं, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। इसके बाद इसका क्या किया जाएगा, आपका सर उत्सर्जन किया जाएगा। ठीक है, विसर्जन नहीं होता, विसर्जन कोई वर्ड नहीं है, विसर्जन का अर्थ क्या होता है हमको नहीं पता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि अमीबा जो भोजन ग्रहण करेगा उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अंतर्ग्रहण कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतर्ग्रहण। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सर सी नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अमीबा में भोजन ग्रहण होता है। तो अमीबा में जो भोजन ग्रहण होता है वो किसके कारण होता है, ये होते हैं कूटपाद के द्वारा। किसके कारण होता है, कूटपाद। ठीक है, कूटपाद जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सूडोपोडिया। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है सूडोपोडिया। और ये जो कूटपाद जो होता है यानी सूडोपोडिया जो होता है, ये एक टाइप का क्या होता है, अस्थायी झिल्ली होता है। क्या होता है आपका सर, अस्थायी झिल्ली रहेगा। ठीक है, ये कैसे होते हैं, अस्थायी झिल्ली होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर, अमीबा में भोजन ग्रहण होता है किसके द्वारा, अस्थायी झिल्ली के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सर, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमीबा में पाचन होता है। तो अमीबा में पाचन कहाँ होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा है, इसका ये हो गया आपका केंद्र, और यहां पर इसका यहां पर है ये भोजन। तो अब ये क्या करेगा कि कूटपाद की मदद से इस भोजन को घेरेगा। यानी कि नेक्स्ट पिक्चर क्या होगा आपका, नेक्स्ट पिक्चर क्या होगा कि इसने क्या किया, भोजन को घेर लिया। भोजन को घेर लिया, किसकी मदद से घेरता है, तो उसको कहते हैं आपका सर कूटपाद। कूटपाद की मदद से घेरता है। और अगली पिक्चर में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पिक्चर में क्या हो जाएगा कि ये जो है, ये दोनों, ये जो आपका ये जो पोर्शन जो दिख रहा होगा, ये नीचे वाला, यानी कि कूटपाद जहां से भोजन घेरा जा रहा है, यहाँ पर ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये पोर्शन, ये दोनों पोर्शन आपस में चिपक जाते हैं और ये कहला जाते हैं आपका क्या चीज, ये कहला जाते हैं भोजन रसधानी। क्या कहलाते हैं, भोजन रसधानी, जिसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, फूड वैक्यूल्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का पाचन होता है आपका फूड वैक्यूल्स में, यानी भोजन कनिकाओं में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का पाचन तंत्र आरंभ होता है। तो मनुष्य में पाचन जो है आरंभ होता है कहां पर आपके सर, मुख गुहा में। कहां होता है, मुख गुहा में। मुख गुहा में एक ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि को हम कहते हैं लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, लार ग्रंथि। इस लार ग्रंथि से दो प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। एक होता है आपका एमाइलेज, एक होता है एमाइलेज, और दूसरा होता है आपका सर लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम्स, इसको इंग्लिश में लिखते हैं लाइसोजाइम्स। अब होता क्या है कि ये जो एमाइलेज जो है, ये एमाइलेज क्या काम करेगा, ये एमाइलेज क्या काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है सरल शर्करा में, यानी कि सरल कार्बोहाइड्रेट में या फिर सरल शर्करा में।
यानी सिंपल शुगर, ठीक है, एमाइलेज। और जबकि जबकि जो आपके जो लाइसोजाइम्स है, ये लाइसोजाइम्स मान लेते हैं कि भोजन में जो है बैक्टीरिया ऑक्टीरिया है, यानी बैक्टीरिया है या सूक्ष्म जीव है, तो इनको मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम्स। ये लाइसोजाइम्स जो होता है ये लार में प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारे भोजन में बैक्टीरिया को मारता है। बैक्टीरिया को क्या करेगा? बैक्टीरिया को मारता है, यानी कि ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं। ये कैसे होते हैं? आपके एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मनुष्य का पाचन तंत्र आरंभ होता है, तो मनुष्य का पाचन तंत्र आरंभ होता है कहां पर? आपका मुख से आरंभ होता है। अब सबसे पहले पाचन किसका होता है? किसका शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। तो आप जब भी देखिएगा कि कोई मेहमान आया या कोई खिलाड़ी आया तो वो हमेशा ग्लूकोज पिएगा। क्या पिएगा? ग्लूकोज, जो एक टाइप का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ग्लूकोज जो होते हैं जल्दी पचना, यानी मुख, इसका पाचन जो होता है, इसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। कहां से शुरू हो जाता है? मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, जिस कारण इससे जल्दी एनर्जी आपको मिलेगा। तो हम लोग, अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो इसके लिए आपको क्या खाना होगा? आपको सर ग्लूकोज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं। लार में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? अभी नहीं पता है लार में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है, वो है आपका सर एमाइलेज। कौन सा एंजाइम्स? एमाइलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये पता है एमाइलेज क्या काम करता है? अभी जस्ट बताएं क्या काम करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट को, ये कार्बोहाइड्रेट को बदल देगा किसमें? सिंपल शुगर में। सिंपल शुगर में बदल देता है। ये कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदलता है? सिंपल शुगर, यानी कि सरल शर्करा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाड़ में एमाइलेज एंजाइम्स किसे पचाता है? तो किसे पचाता है? अभी पता है, चल गया होगा, कार्बोहाइड्रेट को। अच्छा ये बताए प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो प्रोटीन का पाचन करेगा आपका सर अमाशय में। पहले अमाशय में कौन करेगा? अमाशय में करता है पेप्सिन। कौन करता है? आपका पेप्सिन। और छोटी आंत में भी एक एंजाइम्स निकलता है, ये पूरा पाचन नहीं करता है, सिर्फ ये प्रोटीन को तोड़ता है। पेप्सिन जो होता है पूरा पाचन नहीं करेगा, सिर्फ प्रोटीन को तोड़ेगा। और छोटी आंत में जो है एक एंजाइम्स निकलता है, उस एंजाइम्स को हम कहते हैं ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम्स? ट्रिप्सिन। ये पॉ है, ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम्स। ये भी जो होता है प्रोटीन का पाचन करते हैं, ठीक है। और वसा का पाचन कौन करता है? तो वसा का पाचन करता है आपका लाइपेज। कौन सा एंजाइम्स? लाइपेज एंजाइम्स, जो कि कहां से निकलता है? अग्नाशय से। कहां से निकलते हैं? अग्नाशय ग्रंथि से, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमाइलेज एंजाइम्स किसे पचाता है? तो वो पचाते हैं किसको? तो ये पचाते हैं कार्बोहाइड्रेट को। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? तो देखिए अमाशय के अंदर, किसके अंदर? अमाशय के अंदर एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि को हम कहते हैं जठर ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस जठर ग्रंथि से एक रस निकलता है, उस रस को हम कहते हैं जठर रस, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस। इस जठर रस में 3 टाइप्स के सब्सटेंस पाए जाते हैं या एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? पहला एंजाइम्स का नाम है आपका पेप्सिन, ठीक है। ये जो पेप्सिन जो होता है ये बनते किससे? आपका पेप्सिनोजेन से। पेप्सिनोजेन, ठीक है। पेप्सिनोजेन जो होते हैं परिवर्तित हो जाते हैं किसमें? आपके पेप्सिन में। फिर दूसरा एंजाइम्स का नाम है आपका एचसीएल, जो कि एसिड होता है। एंड तीसरा एंजाइम्स का नाम है आपका म्यूकस, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ये क्या होता है आपका सर? प्रोटेक्टिव लेयर। ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का काम यानी कि अमाशय को बचाने का काम, एचसीएल से बचाने का काम कौन करता है? म्यूकस। तो अब यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, अमाशय में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? तो कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है आपका सर? पेप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये तीनों का तीनों किससे निकलते हैं? अग्नाशय से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? अग्नाशय से, जिसको हम क्या कहते हैं? पैनक्रियास। और यहां ध्यान दीजिएगा एमाइलेज एंजाइम्स एक और जगह से निकलता है, उसका नाम क्या आपका सर? लार ग्रंथि।
लार ग्रंथि से भी एक एमाइलेज एंजाइम निकलता है, और एमाइलेज एंजाइम और कहां से निकलता है? अग्नाशय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन किसका पाचन करता है? तो पेप्सिन किसका पाचन करेगा? तो पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए कौन है? कौन है? एमाइलेज। ठीक है, वसा का पाचन करने के लिए कौन है? उसका नाम है आपका लाइपेज। खनिज पदार्थ जो होते हैं अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, इसका पाचन नहीं किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। अगला आपका अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, जिसको क्या कहा जाता है आपका सर? जिसको क्या कहा जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटी आंत में कौन सा पाचन रस कार्य करता है? तो छोटी आंत में कौन सा पाचन रस कार्य करता है? तो देखिए कि जब छोटी आंत रहेगा तो इससे अग्नाशय भी जुड़ा होता है, लीवर भी जुड़ा होता है, यानी लीवर यानी पित्ताशय भी जुड़ा होता है, और आंत रस यानी अमाशय के दीवार पर एक एंजाइम। तो पहले आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए छोटी आंत है, छोटी आंत के दीवार पर, इसके ऊपर दीवार पर एक ग्रंथि पाई जाती है। उस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? आंत्र ग्रंथि। आंत्र ग्रंथि। और इससे जो एंजाइम्स यानी कि इससे मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स निकलते हैं, कई सारे एंजाइम्स निकलते हैं। और छोटी आंत से दो और ग्रंथि जुड़ी होती है, उसका नाम है आपका अग्नाशय, और एक होता है आपका यकृत। यकृत से जो है, यकृत से क्या निकलता है? पित्त निकलता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, अग्नाशयी रस। ठीक है, आंत्र ग्रंथि से आंत्र रस निकलता है, जो कहां पर रहता है आपका? जो छोटी आंत की दीवारों के ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो यानी छोटी आंत में कौन सा पाचन रस पाया जाता है? तो तीनों पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पित्त रस कहां बनता है? तो पित्त रस कहां बनेगा? तो पित्त रस बनते हैं आपके किसके अंदर? यकृत के अंदर। तो देखिए कि यकृत जो होता है, यकृत दो पार्ट में बटा होता है। ठीक है, यकृत कितने पार्ट में बटे होते हैं आपके साथ? दो पार्ट में बटे होते हैं। ये यकृत हुआ। तो यानी कि जिसको यकृत, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कई नामों से जाना जाता है, इसी को हम क्या कहेंगे? लीवर। इसी को हम क्या कहेंगे? यकृत। या इसी को हम क्या कहेंगे? कलेजा। बोला जाता है ना, कलेजा चीर देंगे। ठीक है, तो कलेजा चीर देंगे। तो कलेजा क्या होता है आपका सर? यकृत होता है। तो अब इस यकृत से इन दोनों से दो ट्यूब निकलेगा और एक पाउच में खुलेगा। इस पाउच को कहा जाता है, इस पाउच को कहा जाएगा पित्ताशय। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो अब यहां ध्यान दीजिएगा कि यकृत जो होता है, यकृत जो होते हैं ये बनाते हैं पित्त। ये क्या बना रहा है? पित्त। ये भी क्या बना रहा है? पित्त। और ये पित्त जो होगा ये जमा कहां होता है? जमा कहां होता है? तो इसके अंदर जमा हो जाता है, इसके अंदर जमा हो जाता है। तो किसके अंदर जमा होते हैं? ये होते हैं आपके सर पित्ताशय के अंदर, यानी गॉल ब्लैडर के अंदर। तो बोला जा रहा है पित्त रस कहां बनता है? तो पित्त रस बनता है यकृत में। अगर पूछा जाएगा जमा कहां होता है, तो कहां जमा होते हैं? पित्ताशय में, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका पित्त रस कहां संग्रहित होता है? तो पित्त रस संग्रहित कहां होता है? तो पित्त रस संग्रहित होते हैं किसके अंदर? पित्ताशय के अंदर। ठीक है, बनता कहां है? यकृत के अंदर। जमा कहां होता है? संग्रहित कहां होता है? पित्ताशय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पित्त रस का कार्य क्या है? तो पित्त रस क्या काम करता है? तो देखिए पित्त रस जो है, पित्त रस का काम होता है वसा का इमल्सीकरण करना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है आपका सर? पित्त। अब ये बात आएगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता क्या है, यानी वसा का इमल्सीकरण होता क्या है? तो इसमें क्या होगा कि वसा के जो बड़े बूंद रहेंगे, यानी कि फैट का जो तेल का जो छोटे बड़े बड़े बूंद रहेंगे, उसको तोड़ देना है छोटे छोटे बूंद, ताकि पाचन आसानी से हो। ठीक है, तो वसा को पचाने के वसा जो होता है एक बड़ी ग्लोब्यूल्स बनाते हैं, बड़ा फैट ग्लोब्यूल्स बनाते हैं। तो इसको क्या होता है? पचाने में काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा आपको किसमें? छोटे छोटे पार्ट में। इसी प्रक्रिया को हम क्या कर देते हैं? वसा का इमल्सीकरण। और ये कौन करता है आपका सर? पित्ताशय। और पित्त रस एक और काम करता है, भोजन को बना देता है क्षारीय, यानी कि कड़वा बना देता है। भोजन को
भोजन को क्या बना देगा, क्षारीय बना देगा, यानी कि कड़वा बना देगा। देखे होंगे जो लोग मछली खाते हैं तो मछली से एक पैकेट निकलता है जिसको फोड़ा नहीं जाता, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पैकेट जो होते हैं ये पित्त का पैकेट होता है, यानी पित्ताशय होता है। अगर ये फोड़ा जाएगा तो इससे जो पित्त रस निकलेगा वो पूरे जो नॉनवेज रहेगा या मांस को, ठीक है, या मीट को, उसको क्या कर देगा, आपका से खराब कर देगा। इसलिए इसको यानी पित्ताशय को जो है काफी अच्छी तरह से जो है निकाला जाता है किसी भी नॉनवेज से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम्स है। अग्नाशयी रस में कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? तो यहां ध्यान दीजिएगा, अग्नाशयी रस से, अग्नाशय से, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोले थे, पैनक्रियाज, इससे 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता आपका लाइपेज, एमाइलेज, और होगा आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। अब होता क्या है कि इन तीनों का कार्य अलग अलग होता है। लाइपेज जो रहेगा ये वसा का पाचन करेगा, वसा का पाचन में मदद करेगा, ठीक है। एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और ट्रिप्सिन जो होता है ये करते हैं प्रोटीन का पाचन, ये प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला जा रहा है अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं। तो अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन भी निकलता है, पेप्सिन भी निकलता है, लाइपेज भी निकलता है। तो सॉरी, पेप्सिन नहीं निकलता है, पेप्सिन आपका नहीं निकलेगा। तो आपके जो है क्या क्या निकलता है, ट्रिप्सिन निकलते हैं और क्या निकलते हैं, लाइपेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ए एंड सी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो वसा का पूर्ण पाचन जो होगा वो कहां पर होगा, छोटी आंत में। देखिए भोजन का जब भी पूछा जाएगा कि भोजन का या फिर वसा का या प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो हमेशा कहाँ होता है, आपका छोटी आंत में, ठीक है। और छोटी आंत, अब छोटी आंत आए गए तो छोटी आंत के बारे में भी जान लीजिए। छोटी आंत, तो देखिए लिखा हुआ है छोटा, लेकिन ये जो है आहार नाल का सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा अंग है। सबसे लंबा आहार नाल का सबसे लंबा अंग या सबसे बड़ा अंग का नाम क्या है, छोटी आंत। लिखा हुआ है छोटा लेकिन होता है काफी ज्यादा बड़ा, ठीक है। लगभग कितना सेंटीमीटर का होता है, 6 मीटर का होता है मनुष्य के शरीर में, ठीक है। छोटी आंत की दीवार के ऊपर, छोटी आंत की दीवार के ऊपर एक उंगली जैसा संरचना पाया जाएगा। मान लेते हैं कि ये छोटी आंत की दीवार है, उंगली जैसा संरचना पाया जा रहा है, इस टाइप से उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है। इस उंगली जैसी संरचना को कहा जाता है विली या विलाई। इस उंगली जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, विलाई। हिंदी में विलाई कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है विली। अब इसका काम क्या होता है, तो इसका जैसे मान लेते हैं कि छोटी आंत में जो होता है, छोटी आंत में क्या होगा, भोजन का पूर्ण पाचन। तो अगर पूर्ण पाचन हो गया तो इसको खून में मिलाना होगा, ब्लड में मिलाना होगा इस भोजन को, क्योंकि रक्त ही क्या काम करता है, रक्त ही क्या जो है पचे हुए भोजन को जो है हम यानी कि सभी अंगों को जरूरत होता है भोजन का, ठीक है। तो उसको खून में मिलाना जरूरी है। तो खून में मिलाने का काम यानी कि मिलाने का काम कौन करता है, विलाई। विलाई क्या काम करेगा, यहाँ पर जो भी पचा हुआ भोजन रहेगा उसको क्या कर लेगा, ये अवशोषित कर लेगा। इसको ये क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है भोजन के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, भोजन के छोटे छोटे यहाँ पर क्या आपका सर, पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, ठीक है। यहाँ पर भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो अब खून में क्या हो सकते हैं, रक्त में क्या हो सकते हैं, घुलनशील हो सकते हैं, ठीक है। तो इन छोटे छोटे टुकड़े को ये विली जो है, जो उंगली जैसे जो संरचना दिख रही होगी, ये क्या काम करेगा, इसको अवशोषित करना शुरू कर देगा। ये सारे पार्टिकल्स को ये क्या करना शुरू कर देगा, अवशोषित करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वेली क्या, और अवशोषित करके किसमें मिला देगा, तो ये मिला देते हैं किसमें, रक्त में यानी ब्लड में। तो क्वेश्चन क्या है, भोजन वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो ये होगा आपका छोटी आंत में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। तो पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होगा, तो कहाँ पर होते हैं आपके साथ, छोटी आंत में। छोटी आंत में ही पोषक तत्व का अवशोषण होता है। और कौन करता है,
तो इसका नाम है आपका विली, या फिर इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, विलाई। ये कैसे संरचना रहेगा, उंगली नुमा संरचना रहेगा। कैसी संरचना रहेगा, उंगली नुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत की दीवार, छोटी आंत की आंतरिक दीवार। क्वेश्चन क्या है, छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर क्या पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, तो अभी बताएं क्या पाया जाता है, विली पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विली, जो कि किस चीज में हेल्प करता है, तो पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, यानी कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन, विली का कार्य है। तो विली का क्या कार्य है, तो पाचन करना नहीं, पाचन करने का काम क्या होता है, छोटी आंत का भोजन को संग्रहित करना, भोजन को जमा भी नहीं करता, तो क्या करता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, यानी पोषक तत्वों को क्या करेगा, पोषक तत्वों का अवशोषण करेगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका सर, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन का परिवहन की प्रक्रिया। अब यहां ध्यान देना, पूछा जाएगा, देखिए पौधों में पूछा जाता है भोजन का परिवहन कौन करेगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है भोजन का परिवहन कौन करेगा, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जल का परिवहन कौन करेगा, जल का परिवहन। तो देखिए भोजन जो होता है, भोजन कहां से मिलते हैं, भोजन मिलते हैं फल से। कहां से मिलता है, फल, भोजन मिलते हैं फल से। तो फल से क्या बना आपका, फ्लोएम। क्या बना, फ्लोएम। अब देखिए जल का परिवहन, जल से क्या बनेगा, जाइलम। अगर पूछा जाएगा भोजन का परिवहन तो कौन आएगा आपका, फ्लोएम। अगर पूछा जाएगा जाइलम का परिवहन तो क्या आएगा आपका सर, जाइलम। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है, भोजन का परिवहन कौन करता है, तो कौन करते हैं आपके, अरे यार यहाँ तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा, परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है आपका, परिवहन ही कहलाएगा। परिवहन की प्रक्रिया परिवहन ही कहलाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको ये एक्स्ट्रा में क्वेश्चन मिल गया, भोजन का परिवहन क्या कहलाएगा आपका सर, भोजन का परिवहन कौन कल करेगा, फ्लोएम, और जल का परिवहन कौन करेगा आपका, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। अभी तुरंत अभी बताएं, भोजन का परिवहन कौन करता है, वो कौन करता है आपका सर, फ्लोएम, और जाइलम क्या करेगा, किसका परिवहन, जल का करेगा। जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम, और भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परजीवी पोषण का उदाहरण। अब देखिए परजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। देखो परजीवी पोषण में वैसे जीव को रखा जाता है जो दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहे। जैसे एक होता है आपका सर, हमारे शरीर के ऊपर क्या हो सकता है, जू हो सकता है आपके सर के ऊपर। ठीक है, तो जू जो है क्या हम लोग के साथ साथ रहता है, तो हाँ साथ साथ रह रहा है, साथ साथ रहकर जो अपना क्या करे, भोजन प्राप्त करे, उसी को आप क्या कह दीजिएगा, परजीवी। तो एक पौधा में जो है एक परजीवी होता है, उस परजीवी को हम कहते हैं अमरबेल। क्या कहते हैं इसको, अमरबेल। और अगर इसका इंग्लिश मीनिंग अगर देखा जाए, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है कसकुटा, CUSCUTA, कसकुटा। ये कसकुटा जो होता है ये अमरबेल होता है। जैसे मान लेते हैं कोई पौधा है, ये पौधा, ये पौधा क्या काम करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। ये अपना भोजन बनाया, और इसी के ऊपर ये अमरबेल जो होते हैं लिपटे होते हैं, इसी के ऊपर अमरबेल क्या होगा आपका, लिपटा होगा। और जैसे ये पौधा प्रकाश संश्लेषण करेगा, भोजन बनाएगा, उस भोजन को अवशोषित कर लेता है कौन, अमरबेल। ठीक है, तो परजीवी पोषण कौन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका सर, कसकुटा हो जाएगा। ठीक है, मांसाहारी पौधे और मनुष्य, मांसाहारी पौधे और मनुष्य में कौन सा पोषण पाया जाएगा आपका, प्राणी संपोषी पोषण। कौन सा पोषण पाया जाएगा, प्राणी संपोषी पोषण, मांसाहारी और मनुष्य में। और मशरूम में कौन सा पोषण पाया जाएगा, तो इसके अंदर पाया जाता है मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है मृतजीवी पोषण का उदाहरण। तो मृतजीवी पोषण का क्या उदाहरण हो जाएगा, अभी बताएं क्या उदाहरण हो जाएगा आपका सर, मशरूम। तो एक और बात, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो हम लोग का चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा इसको लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राणी संपोषी जीव है। प्राणी संपोषी जीव कौन सा हो सकता है,
तो मनुष्य भी हो सकता है, मांसाहारी पौधे भी होते हैं और अमीबा भी होता है। इसमें तीनों ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। कसकुटा, कसकुटा के अंदर जो होता है, कसकुटा जो होते हैं ये कैसे, इनके अंदर कौन सा पोषण पाया जाता है, परजीवी पोषण पाया जाता है। तो इसमें जो है तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। प्राणी प्राणी संपोषी जीव जो होते हैं कौन से होते हैं, मनुष्य भी होगा, मांसाहारी पौधे भी होंगे और अमीबा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अमीबा किस विधि से भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा जिस विधि से भोजन ग्रहण करता है उस विधि को हम क्या कह देते हैं, इंडोसाइटोसिस। इंडो का मतलब क्या होता है, अंदर लेना। ये आपका जो है ना, ये आपका ये प्रासरण में पढ़ना पड़ता है, यानी एक टॉपिक आता है क्लास 9th में, प्रासरण, ठीक है। इसमें आपका इंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, फिनोसाइटोसिस ये सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अमीबा में किस विधि से भोजन ग्रहण होता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कर देते हैं, इंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के पाचन तंत्र की सबसे लंबी भाग क्या है। अभी बताए थे लंबी भाग अगर आएगा तो आपको क्या मानना है, छोटी आंत। अब ये मत समझना छोटी है तो छोटा होगा, छोटी है लेकिन करता है बड़ा काम, ठीक है। भोजन का पाचन कंप्लीट कर, भोजन का पाचन जो है पूर्ण कहां पर होता है, छोटी आंत में। इसका लंबाई लगभग लगभग कितना होता है आपका सर, 6 मीटर तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लार का पीएच लगभग होता है। तो लार जो होते हैं ये लगभग लगभग कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, यानी कि उदासीन को जो है क्या बोला जाता है, तटस्थ। क्या कहते हैं इसको, तटस्थ, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तटस्थ, यानी कि उदासीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भोजन के अंतिम पाचन के अंतिम उत्पाद क्या है। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक हम ग्रंथि के बारे में बताए थे, आंत्र ग्रंथि। ये आंत्र ग्रंथि कहां पाया जाता है, तो ये पाया जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में एक ग्रंथि होता है, उस ग्रंथि को क्या कहा जाता है, आंत्र ग्रंथि। आंत्र ग्रंथि से निकलता है आंत्र रस, जिसको आप आंत्र ग्रंथि को इंग्लिश में बोला जाता है इंटेस्टिनल ग्लैंड। और इंटेस्टिनल ग्लैंड से जो जूस निकलता है उस जूस को हम क्या कहते हैं, इंटेस्टिनल जूस। अब ये क्या काम करेगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को बदल देगा किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। प्रोटीन को बदल देगा एमिनो एसिड में, एंड वसा को बदल देगा फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो अब यहां पर अंतिम उत्पाद क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा। अंतिम उत्पाद क्या आ जाएगा आपका सर, अंतिम उत्पाद क्या आ जाएगा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और फैटी अम्ल, जिसको फैटी एसिड भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सर ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो बड़ी आंत क्या काम करता है, पहले यहां ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत में भोजन का क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। तो बचता क्या है आपका, क्या बचा इसमें, अपचा भोजन को शिफ्ट कर दिया जाता है, अपचा भोजन को शिफ्ट कर दिया जाएगा किसमें, बड़ी आंत में, शिफ्ट कर दिया गया है बड़ी आंत में, यानी अपचा भोजन चली जाएगी बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है, जल, किसका, जल और एक और चीज खनिज लवण, इन दोनों का क्या किया जाएगा, अवशोषित, यानी कि इन दोनों को अवशोषित किया जाएगा, यानी कि कुछ मात्रा में जल और कुछ मात्रा में खनिज लवण को क्या किया जाता है, अवशोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसका, यानी बड़ी आंत का एक ही काम है, ये क्या काम करेगा, अपचा भोजन से जल और खनिज लवण को अवशोषित करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सर, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, वो जल का अवशोषण करना। तो ये रहा आपका सर टॉप 40 क्वेश्चंस चैप्टर 1 से, जो कि आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, सॉरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके और अपने फ्रेंड्स सर्किल में या फिर अपने ग्रुप में जो है इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।